लास्ट क्लास में nth रूट ऑफ यूनिटी हुआ था, यानी कि 1 की पावर 1/n अगर हो तो उसके कितने रूट, क्योंकि कोई भी एल्जेब्रिक कंडीशंस ऐसी अगर हो, कोई पॉलिनोमियल हो जिसकी पावर अगर n हो तो n रूट्स उसमें पाए जाते हैं। तो इसी तरह से जो यूनिटी है, यूनिटी का पावर 1/n अगर हम करते हैं z बराबर 1/n या फिर z की पावर n बराबर 1, यहाँ पे z की n वैल्यूज आती है, जिसे हम यूलियर फॉर्म और डी मोरवे जो थ्योरम है उसका उपयोग लेते हुए हम ये सारे के सारे n रूट्स पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन आगे बढ़ते हैं और आगे लेते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी z जो होता है जनरल, उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं x प्लस आयोटा वाई से। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलेशन भी है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक वैसे ही अगर कोई वेक्टर हो, वेक्टर कोई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो 2 डायमेंशनल प्लेन में, तो उसमें भी सिमिलर ऐसी ही कुछ प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है कि ओरिजिन से उस पोजीशन वेक्टर की और जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी सिमिलैरिटीज पाई जाती है। तो इसी तरह से कॉम्प्लेक्स जो नंबर है कोई भी, उसको वेक्टर के साथ को रिलेट करते हुए अपन चीज़ें समझते हैं, देखते हैं। तो अपन बढ़ते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा होता है z बराबर x प्लस आयोटा वाई होता है। इसमें z का जो मॉडुलस होता है वो क्या हो जाता है, रूट में स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। और z का जो आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, उसकी वैल्यू कितनी आती है, y अपॉन tan इनवर्स y अपॉन x आती है। tan इनवर्स y अपॉन x, ये रिलेशन जब कॉम्प्लेक्स नंबर को जो आर्गेंड प्लेन होता है उसमें जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें ये रिजल्ट्स हम देखते हैं, मॉडुलस और उसका आर्ग्यूमेंट। आर्गेंड प्लेन कुछ ऐसा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको रियल एक्सिस और इसको इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे मान लो ये पी पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है इसके। तो अगर मैं इस आर्गेंड प्लेन को वेक्टर प्लेन भी लूँ, है ना, एक्स और वाई के वेक्टर फॉर्म में भी लूँ, ये मान लीजिए ओरिजिन है, तो जो ओपी वेक्टर होगा, ओपी वेक्टर वो कितना हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा ना। ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। पी जो है पॉइंट आर्गेंट प्लेन में तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई को रिप्रेजेंट करता है, और वेक्टर प्लेन हो जाए 2 डायमेंशनल वेक्टर प्लेन, उसमें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर हो जाएगा। तो ओपी वेक्टर और ये जेड क्या है, सिमिलर नहीं है। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसके जो आई कैप और जे कैप के कॉफिशिएंट है उनका स्क्वायर रूट एडिशन, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और कोई वेक्टर एंगल कितना बना रहा है थीटा एक्स एक्सिस से, तो वो कितना होता है, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पे आर्गेंड प्लेन में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और जो वेक्टर प्लेन में एक्स और वाई का जो वेक्टर है, दोनों में सिमिलैरिटीज होती है। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो वेक्टर प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करेगा, वेक्टर प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। तो इससे क्या समझ में आती है बात कि इट मीन्स complex number have similarities with vector representation
एनी पॉइंट, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को तो आर्गेट प्लेन में लेते हैं, और वेक्टर को किस में ले लिया, वेक्टर प्लेन एक्स और वाई में ले लिया। तो हम देखते हैं कि दोनों में सिमिलैरिटीज है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर also follow वेक्टर प्रिंसिपल्स। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करता है, वेक्टर प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। कुछ एक वेक्टर प्रिंसिपल्स अपन समझेंगे, जैसे दो वेक्टर को ऐड करते हैं या फिर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक वैसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे या फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसमें किस तरह से उनको ज्योमेट्रिकली हम आर्गेंड प्लेन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अपन पहले लें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशंस ऑफ एल्जेब्रिक ऑपरेशन, ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्जेब्रा ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। एल्जेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर पर, एल्जेब्रा का क्या मतलब, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, उसको हम ज्योमेट्री में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले लेते हैं सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम लेंगे। जैसे ये मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, है ना। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब लेट Z1 बराबर है x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 बराबर है x2 प्लस आयोटा y2। तो Z1 और Z2 को सम अगर करते हो, इनका एडिशन करते हो, तो x1 का x2 के साथ एडिशन ही हो जाएगा, x1 प्लस x2 आयोटा y1 प्लस y2, ये हो जाएगा ना सम। अब इस सम को देखो यहाँ पे कैसे एक्सप्रेस किया जाए। यहाँ पे अगर एक्सप्रेस करें तो ये मान लो ओरिजिन है O, ये Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ये Z2 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको मैं नाम दे देता हूँ P और Q, नाम दे दे। मान लो ये P है, P पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 कोमा y1, और Q पॉइंट हो जाएगा x2 कोमा y2, ये पॉइंट्स हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, जैसे वेक्टर एडिशन को समझना होता है, वेक्टर एडिशन के लिए जो फॉर्मूला होता है रूट में a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा वाला, उसे जब ड्राइव करते हैं तो हम पैरेललोग्राम जो वेक्टर की थ्योरम होती है उसका उपयोग में लिया जाता है। तो ठीक यहाँ पर भी वेक्टर पैरेललोग्राम प्रिंसिपल को हम कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन में भी ले सकते हैं। इसके पैरेलल एक हमने लाइन ड्रॉ की, और इसी के पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ इस तरह से, तो ये पैरेललोग्राम बना, ये और ये पैरेलल है, और ये भी पैरेलल है, ठीक है। अब इस ये इसका डायगोनल हो गया, ये इस पैरेललोग्राम का क्या हो गया, डायगोनल हो गया। वही बात। तो ये जो ओ आर वेक्टर होगा, मान लो ये पॉइंट आर है, ये आर है, ये तो देखोगे ओपी वेक्टर। जैसे मैं ओपी वेक्टर की बात करूं तो वो तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, ये तो क्या हो गया ओपी वेक्टर। और ओ क्यू वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। मैं ओपी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर की वैल्यू निकालूं तो वो किसके बराबर होना चाहिए, ओ आर वेक्टर होना चाहिए ना, क्योंकि ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर हो जाएगा। जो पैरेललोग्राम बनता है दो वेक्टर्स का यूज करते हैं, उसका डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करता है, उनके रिजल्टेंट। तो ओपी वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर किसके बराबर होंगे, ओ आर वेक्टर के। इसका मतलब ओ आर वेक्टर की वैल्यू किसके आ गई, ओपी वेक्टर
x1 y1, ओ क्यू वेक्टर x2 y2, तो यहाँ पे आई और जे के साथ ऐड होंगे, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 आई कैप प्लस y1 प्लस y2, ठीक है, ये हो जाएगा ओ आर वेक्टर, है ना। तो यानी कि कह सकते हैं अपन कि कोई भी आर्गेंट प्लेन में आप Z1 और Z2 का यूज करते हो जो पैरेललोग्राम बनाओगे, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, Z1 प्लस Z2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। समझ में आई बात? क्योंकि यहाँ पे देखो Z1 प्लस Z2 की वैल्यू क्या है, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2, यहाँ पे क्या है x1 प्लस x2 आई कैप y1 प्लस y2 जे कैप। तो ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, Z1 Z2 के सम को रिप्रेजेंट करेगा। दिस रिप्रेजेंट द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें क्या आ जाएगी बात, लाइन कि when we draw a parallelogram by using complex number Z1 and Z2, then its diagonal represent sum of these two complex numbers. Clear? तो ये सम का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। तो ये था वेक्टर एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेते हैं डिफरेंस और मल्टीप्लाई उनको कैसे रिप्रेजेंट। नेक्स्ट लेते हैं डिफरेंस। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब डिफरेंस करोगे, उनका सब्ट्रैक्ट करोगे एक दूसरे से, Z1 मान लो है कोई, Z1 है x1 प्लस आयोटा y1, लेट Z2 है x2 प्लस आयोटा y2, Z1 माइनस Z2 करोगे तो आएगा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन थ्योरम में देखो क्या होता है कि ये मान लो आपका Z1 है और ये आपका कोई Z2 है, ठीक है। ये Z1 है और ये Z2 है। Z1 हो गया x1 y1 और Z2 हो गया x2 y2। ये पॉइंट P है और ये Q है। यहाँ से यहाँ तक जाने वाला ये Z2 है कॉम्प्लेक्स नंबर जो OQ वेक्टर है ना। तो अपन को क्या निकालना है, OP माइनस OQ निकालना है, OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर निकालना है। तो अपन इसको ऐसे ले सकते हैं, OP वेक्टर प्लस ऑफ माइनस OQ वेक्टर लिख सकते हैं ना। तो हम ये जो OQ वेक्टर है इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं। अपोजिट करने का मतलब क्या, जस्ट रिवर्स कर दिया। तो ये Z2 था, इसको माइनस Z2 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, माइनस Z2। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, इन दोनों का रिजल्टेंट का मतलब क्या, मैं इसे और इसे लेते हुए एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ। जैसे ये इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ किया और ये लाइन यहाँ पे इसके पैरेलल ड्रॉ किया। तो ये जो आएगा पैरेललोग्राम और इसका ये जो रिजल्टेंट होगा, Z1 और माइनस Z2 का यूज करते हुए जो पैरेललोग्राम बनेगा, ये तो Z1 होगा, ये माइनस Z2 हो गया। तो इन दोनों का यूज करते हुए जो पैरेललोग्राम बनेगा उसका जो डायगोनल होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, Z1 माइनस Z2 को, ठीक है। ये OQ है, ये मान लो OQ डैश है और ये OR है। तो OR बराबर क्या हो गया, OR वेक्टर OP माइनस OQ, यानी OP प्लस ऑफ माइनस OQ, ये हो जाएगा OR। तो OR वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्शन होता है उसकी वैल्यू आ जाएगी x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2। नई बात। तो यहाँ पे अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंस का देखना है तो क्या आता है कि जो एक वेक्टर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जस्ट अपोजिट करके फिर जो Z1 और Z2 का यूज करते हुए पैरेललोग्राम बनेगा उसका जो डायगोनल होगा वो क्या देगा आपको, डिफरेंस दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वर्ड
डिफरेंस लेते हैं, मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, Z1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ मॉड Z1 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा 1 ऐसे लिख सकते हैं। मान लो Z1 कोई है मॉड Z1 कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, ये यूलियर फॉर्म है, इसमें लिखा जा सकता है। और Z2 बराबर क्या है, मॉड Z2 कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 ऐसा लिखा जा सकता है। तो Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये क्या आएगा, मॉड Z1 टाइम्स मॉड Z2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, डी मोरवे थ्योरम के अकॉर्डिंग थीटा 1 थीटा 2 ऐड हो जाएगा, थीटा 1 थीटा 2 ऐड हो जाएगा अंदर। तो इसकी वैल्यू आ जाती है मॉड, मैं इसको ले सकता हूँ Z1 Z2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा। तो मल्टीप्लाई को अगर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना हो तो देखिए सबसे पहले आपका ये तो है Z1, इसका मैग्नीट्यूड हो गया मॉड Z1, ये है मान लीजिए Z1, और ये है Z2 जिसका मैग्नीट्यूड, ये मॉडुलस जो है वो Z2 की वैल्यू है, और ये Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये है इसका आर्ग्यूमेंट थीटा 1, इसका Z1 का क्या है, थीटा 1 है, और Z2 का थीटा 2 है। Z2 का है मान लीजिए कोई थीटा 2, ये Z2 का हो गया। अब Z1 Z2 का क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 है ना। तो थीटा 1 से थोड़ा और आगे कितना, थीटा 2 आगे मैं अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ करूं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा ना। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z1 से थीटा 2 आगे हो और जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, Z1 Z2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, या फिर मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, Z1 Z2, या फिर सीधा ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड होना चाहिए Z1 Z2। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये कॉम्प्लेक्स इसको रिप्रेजेंट करेगा, Z1 Z2 के मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो मल्टीप्लाई कौन रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z1 से थीटा 2 आर्ग्यूमेंट क्लॉकवाइज, है ना, सॉरी ये कौन सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में Z1 Z2 मॉडुलस का जो कॉम्प्लेक्स वेक्टर होगा, या फिर जो वेक्टर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, Z1 Z2 के मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आई बात। तो ये मल्टीप्लाई का होता है। इसी तरह से डिवाइड का भी हो जाएगा, वो भी अपन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। सही, देखिए डिवाइड कैसे होगा, डिवाइड का जैसे Z1 अपॉन Z2 हमें निकालना है, ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। ये जाएगा, देखो थीटा 1 में से यूलियर थ्योरम, वो डी मॉर्गन थ्योरम लगाए, तो ये जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। यानी कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 आ रहा है वो कितना आ रहा है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 आ रहा है ना। यानी कि जो आर्गेंट प्लेन है उसमें आप जेड थीटा 1 एंगल पे Z1 ड्रॉ किया, और यहाँ से कोई थीटा 2 एंगल पर, से कोई थीटा 2 एंगल पर Z2 ड्रॉ किया। तो थीटा 1 में से थीटा 2 घटाते हुए, थीटा 1 में से थीटा 2 को घटाते हुए थीटा 1 में से थीटा 2 घटा दिया, तो ये जो कोई होगा ये, तो यहाँ से कितना एंगल बनाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2 कोई एंगल बनाएगा। ये हमारा क्या होगा, आर्ग्यूमेंट इसका, क्योंकि थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, Z1 अपॉन Z2 को रिप्रेजेंट करेगा। समझ रही बात। जब हम प्रोडक्ट डिवीजन में क्या करेंगे,
एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे, है ना। इसमें तो क्या किया, थीटा Z1 को क्लॉकवाइज थीटा 2 रोटेट करते हुए Z2 मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया। इसमें Z1 को इधर रोटेट किया, और ये थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा। तो इतना क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद में ये आपको डिवीजन मिल जाता है। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। एक थ्योरम है रोटेशन थ्योरम, इसको कॉनी मेथड भी कहते हैं, इसे सीखते हैं। रोटेशन थ्योरम, जिसको कॉनी मेथड भी कहा जाता है। क्या होता है इसमें, इसमें कहा जाता है कि भाई अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें ये मान लीजिए Z1 है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई Z2 है और ये कोई Z3 है। इन तीनों को मिलाते हैं तो इनमें अगर मान लो एंगल अल्फा बनता है, इनमें Z2 Z1 और Z3 Z1 के बीच में। तो ये थ्योरम क्या कहते हैं कि अगर आप Z3 माइनस Z1 करोगे, ये हो गया Z3 माइनस Z1, डिवाइड करते हो Z2 माइनस Z1 का, Z2 में Z1 का डिवाइड करते हो, तो ये बराबर आता है मैग्नीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 e की पावर आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। ये रिजल्ट आता है इस कॉनी मेथड का, है ना। सिंपल जो आपके कॉम्प्लेक्स का एक अंडरस्टैंडिंग हम अभी तक जो समझते आ रहे हैं, भाई इसको डिवाइड करोगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा, और ई की पावर आयोटा इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 का, वही क्या होगा यहाँ पे अपन लिखेंगे। और अगर इसके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू देखी जाए कि आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कितनी है, तो मैं Z3 को यहाँ पे आगे एक्सटेंड कर दूँ, Z2 को भी इधर आगे एक्सटेंड कर दें, तो ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा। मान लो Z2 का आर्ग्यूमेंट थीटा है, Z3 का आर्ग्यूमेंट फाई है, तो थीटा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, फाई, या फिर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, फाई माइनस थीटा हो जाएगा। इस थ्योरम का प्रूफ देख रहे हैं अपन, प्रूफ कैसे आता होगा। तो थीटा प्लस अल्फा, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। थीटा प्लस अल्फा बराबर क्या हो गया, फाई, या फिर अल्फा बराबर क्या आ गया, फाई माइनस थीटा आ गया। ठीक है, अब Z3 माइनस Z1 का अगर मैं आर्ग्यूमेंट देखूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1, Z3 माइनस Z1 का आर्ग्यूमेंट कितना है, फाई तो है, और आर्ग्यूमेंट में Z2 माइनस Z1 देखो, Z2 माइनस Z1 देखो तो वो कितना है, थीटा है या नहीं है। भाई Z2 माइनस Z1, यही तो Z2 माइनस Z1 को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसका आर्ग्यूमेंट कितना है, थीटा। और अगर मैं आर्ग्यूमेंट देखूं Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 का, देखो ऊपर वाले का आर्ग्यूमेंट पाई है, नीचे वाले का थीटा है। जब दो डिवाइड करने वाली क्वांटिटीज का आर्ग्यूमेंट निकालना हो तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, पाई माइनस थीटा आ जाती है। आर्ग्यूमेंट्स में यही चलता है ना, ये लॉग वाला रिलेशन चल, ड्रॉप जैसा कुछ चलता है, तो ये किसके बराबर होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। Z3 माइनस Z1 का आर्ग्यूमेंट कितना है, फाइव, और इसका कितना है, थीटा। तो इसका मतलब इस पूरे का आर्ग्यूमेंट कितना आ गया, अल्फा ही आ गया। तो इसका मतलब जो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 की वैल्यू आएगी मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 की पावर आयोटा अल्फा, कितना आ जाएगा। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन बिटवीन लाइंस joining Z3 Z1 एंड Z2 Z1। तो अल्फा एंगल क्या होगा,
Z2 Z1 और Z3 Z1 को ज्वाइन करने वाली लाइंस के बीच का एंगल हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो हम ऐसे कोई 3 पॉइंट्स दे रखे हो और उनके बीच में कोई अल्फा एंगल हो, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, Z3 - Z1 अपॉन Z2 - Z1 की वैल्यू हो जाएगी इसका मॉडुलस टाइम्स ई की पावर आयोटा अल्फा हो जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो कॉनी मेथड का, इस रोटेशनल थ्योरम का, जो अभी हम रिजल्ट देखा। एक क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1, Z2 and Z3 are the vertices of vertices ABC, A, B, C, respectively, of an isosceles right angle triangle, right angle triangle, and C is, मतलब C जो है वो 90 डिग्री देखा है इसमें। Z1 A पे है, Z2 B पर है, Z3 C पर है और C राइट एंगल है। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट, रिजल्ट क्या आएगा आपको प्रूव में कि Z1 - Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Z1 - Z3 टाइम्स Z3 - Z, इसे प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन अगर अपन पूरा एकदम Z1 Z2 Z3 को X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 मान के फिर राइट एंगल के प्रॉपर्टीज वगैरह लगा के अगर करें तो बहुत टफ हो जाता है। लेकिन जो अभी हमने सीखा, ये जो कॉनी मेथड है, इसकी सहायता से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान। कैसे हो जाएगा देखो, समझ लो। जैसे एक राइट एंगल बनाया, पहले तो सी राइट एंगल पर है, ये ए है और ये बी है ना। ए पॉइंट तो है Z1 यहाँ पर है मान लो, बी पॉइंट Z2 है, सी Z3 है, और ये आइसोस्केलस है, मतलब ये और ये बराबर है, यानी कि ये एंगल π/4 है, ये भी कितना है π/4, ये 45 और ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ है, पहले अपन को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, समझना होता है, उसके बाद में उस पर आगे काम करना होता है। अब देखो ये एंगल सी 90 डिग्री है, एंगल सी कितना है 90 डिग्री है, तो Z2 Z3 Z1 Z3 के बीच एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि Z2 - Z3 अपॉन Z1 - Z3 बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 - Z3 अपॉन Z1 - Z3 टाइम्स ई की पावर आयोटा। एंगल कितना है दोनों के बीच में, π/2 है या नहीं है, समझ आई बात? अब देखो Z2 - Z3 अपॉन Z1 - Z3 को ऐसे लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 - Z3 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 - Z3। ई की पावर आयोटा पाई क्या होता है, खाली आयोटा होता है ना, भाई आप वैल्यू रखोगे ई की पावर आयोटा π/2, मतलब क्या हो गया cos थीटा प्लस cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 cos π/2 जीरो, खाली आयोटा बच जाता है। तो ई की पावर आयोटा π/2 तो क्या है, खाली आयोटा है। अब देखो आइसोस्केलस ट्राइंगल है, तो ये आर्म्स और ये आर्म्स क्या है, बराबर है, यानी कि ये मैग्नीट्यूड Z2 - Z3 का जो मैग्नीट्यूड है वो Z1 - Z3 के मैग्नीट्यूड के क्या बराबर नहीं होगा। ये और ये दोनों के मॉडुलस क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे आइसोस्केलस ट्राइंगल के लिए Z2 - Z3 का जो मॉडुलस है वो किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ Z1 - Z3 के बराबर है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, कट के 1 हो जाएंगे, इसका मतलब क्या आया अपने पास रिजल्ट, Z2 - Z3 अपॉन Z1 - Z3 बराबर किसके आ जाएगा, आयोटा के।
या फिर Z2 माइनस Z3 बराबर क्या हो जाएगा, आयोटा टाइम्स Z1 माइनस Z3। ये रिजल्ट आ गया अपने पास। अब देखो कुछ कुछ ऐसा Z1 माइनस Z3 Z3 माइनस Z2 ऐसा कुछ कुछ हो रहा है, लग रहा है कि हमारे पास कुछ आने वाला है। हम क्या करते हैं, इसको देखो स्क्वायर कर देते हैं, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर Z1 माइनस Z3 और इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, देखो Z2 माइनस Z3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ Z2 Z3। इसका स्क्वायर करेंगे आयोटा का तो ये माइनस हो जाएगा और अंदर आ जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ Z1 Z3, ये आ जाएगा। माइनस अंदर भेज देंगे तो Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ Z2 Z3 बराबर आ जाएगा माइनस में Z1 स्क्वायर माइनस में Z3 स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ Z1 Z3 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो इस तरफ है खाली Z1 माइनस Z2, तो Z2 और Z1 को इधर ले आता हूं मैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो Z1 स्क्वायर इधर आ जाएगा Z2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। अच्छा Z3 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर Z3 स्क्वायर और ये Z3 स्क्वायर ये ऐड होके 2 हो जाएंगे बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Z3 स्क्वायर हो गया। और क्या बच गया इधर, माइनस में ये भी इधर आके प्लस हो जाएगा और ये 2Z3 स्क्वायर माइनस का तो प्लस का ट्वाइस ऑफ Z3 Z2 और प्लस ट्वाइस ऑफ Z1 Z, ये हो जाएगा ना। अब देखो इधर माइनस Z1 Z2 और इधर भी माइनस Z1 Z2 करें, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और अपन को दोनों तरफ अपन माइनस ऑफ Z1 Z2 करते हैं इस तरह का एक्सप्रेशन लाने के लिए, तो हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस ऑफ Z1 Z2 बराबर आ जाएगा, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 कॉमन ले लूँ मैं तो ये आ जाएगा Z2 Z3 Z2 और माइनस का 2Z1 Z2 है तो 2 कॉमन ले लिया, माइनस का Z1 Z2 ये लिख दिया, माइनस का Z3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का Z1